आदमी ने झरने के पानी में अपना हाथ डाला और अचानक सूखी जमीन से पानी की एक विशाल धारा फूट पड़ी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माना जाता था कि ये रहस्यमय झरना अमरता प्रदान कर सकता है। जैसे ही खून की एक बूंद पानी में गिरी, एक अजीब सी धारा एडी के चारों ओर घूमने लगी। अगले ही पल बिजली की एक तेज चमक उसके शरीर पर गिरी। झरने का पानी उसे हवा में उठाने लगा और जब उसने नीचे देखा तो उसकी हथेली तेजी से चमक रही थी। किंवदंती के अनुसार जो भी इस झरने का पानी पी लेता उसे हमेशा के लिए जीवन की शक्ति मिल जाती, लेकिन उस शक्ति की एक कीमत भी थी। जब एडी ने पानी की सतह में देखा तो उसे अचानक अपनी बहन और भाई के चेहरे दिखाई दिए। वे उसकी आंखों के सामने तेजी से बूढ़े होते जा रहे थे। उनके चेहरों पर दर्द और थकान साफ दिखाई दे रही थी, मानो उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। ये समझते ही कि ऐसी शक्ति पाने की कीमत उसके अपने प्रिय लोगों की जान हो सकती है, एडी ने उस झरने का पानी पीने से मना कर दिया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। झरने का पानी उसकी चोटों को ठीक करने लगा। इस शक्ति को परखने के लिए जैक ने एडी पर कई गोलियां चला दी, लेकिन सबकी हैरानी के लिए झरने के पानी ने तुरंत उसके शरीर की हर चोट को भर दिया। ये देखकर जैक बेहद उत्साहित हो गया। इतनी शक्तिशाली ताकत को पाने का लालच उसके मन में भर गया। जैसे ही उसके खून की एक बूंद झरने में गिरी, वही परिवर्तन उसके साथ भी होने लगा जो एडी के साथ हुआ था। लेकिन जब जैक ने पानी में देखा तो उसे कुछ अलग दिखाई दिया। उसे उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, खुद को। अगर वो पानी पीता तो उसे अमरता नहीं मिलती, इसके बजाय वह तेजी से बूढ़ा होने लगता। लेकिन जैक पहले ही ताकत की लालसा में अंधा हो चुका था। बिना एक पल सोचे उसने झरने का पानी पी लिया। उसी क्षण उस पर एक प्राचीन श्राप टूट पड़ा। उसका शरीर असामान्य गति से बूढ़ा होने लगा। उसका रूप विकृत होता गया और वह एक भयानक राक्षस में बदल गया और आखिरकार मर गया। उसी समय उनके आसपास की गुफा भी गिरने लगी, लेकिन किसी तरह एडी और उसका परिवार उस डरावनी जगह से बचकर बाहर निकलने में सफल हो गए। कहानी की शुरुआत एक लड़के ल्यूक से होती है, जो एक कीमती पेंटिंग चुराकर भाग रहा है। एक खतरनाक माफिया गैंग उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वे उसी पेंटिंग को उससे छीनना चाहते हैं। ल्यूक बड़ी आसानी से उनसे बच निकलता है, क्योंकि वह बाइक चला रहा होता है। बाइक की तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए वो गैंग से दूर निकल जाता है और अंत में सुरक्षित भागने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद ल्यूक आखिरकार थोड़ा आराम महसूस करता है और थोड़ी देर में सो जाता है। अपने सपने में वो खुद को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक के रूप में देखता है। उस सपने में उसने एक रहस्यमय सुनहरा मास्क खोज निकाला है, जिसने उसे दुनिया भर के बड़े पुरातत्वविदों के बीच बहुत मशहूर बना दिया है। वो मास्क बहुत तेजी से चमकता है और उसी तेज रोशनी की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जब ल्यूक अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने वाली सीट पर एस्मे नाम की एक लड़की बैठी हुई है। वो शांत स्वर में उससे वही पेंटिंग मांगती है जो उसने चुराई थी। वो उसे धमकी भी देती है कि उसके कई आदमी उसी ट्रेन में मौजूद है और अगर उसने पेंटिंग नहीं दी तो वे उसे बुरी तरह पीटेंगे। लेकिन ल्यूक डरता नहीं है। इसके बजाय वो झूठ बोलता है और कहता है कि पास में बैठे भिक्षु उसके साथी है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने या उसके आदमियों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वे भिक्षु उन्हें बुरी तरह सजा देंगे। लेकिन एस्मे तुरंत समझ जाती है कि ल्यूक झूठ बोल रहा है। वो एक चाकू निकालती है और सीधे उसकी तरफ तान देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, उसके गुंडे सतर्क हो जाते हैं और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। उस अफरा-तफरी में एस्मे ल्यूक से पेंटिंग छीनने में कामयाब हो जाती है। उसके आदमी ल्यूक को पकड़ लेते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ल्यूक बहुत तेज और कुशल होता है। वो जोरदार तरीके से लड़ता है, गुंडों को मारकर खुद को उनकी पकड़ से छुड़ा लेता है और जल्दी से एस्मे से पेंटिंग वापस छीन लेता है। पेंटिंग वापस लेते ही ल्यूक ट्रेन के डिब्बे से बाहर भागता है और चलती हुई ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है, क्योंकि सब लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते समय एक पल ऐसा भी आता है जब ल्यूक एक टावर से लटक जाता है, जबकि ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही होती है। ये स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके पीछा करने वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद कहानी एक दूसरे शहर में पहुंचती है, जहां ल्यूक की बहन का परिचय होता है। वह इस समय अपने पति के साथ अपने बेटे की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही होती है। उसकी निजी जिंदगी पहले से ही तनाव से भरी हुई है, क्योंकि वो तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही है और अपने बेटे को अपने पास रखने का अधिकार पाने की कोशिश कर रही है। एक दिन जब वो उस म्यूजियम में पहुंचती है जहां वो काम करती है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहां उसका भाई ल्यूक मौजूद है। उसने कई सालों से उसे नहीं देखा था, इसलिए ये मुलाकात उसे बहुत भावुक कर देती है। वो ल्यूक को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है कि अब उसका एक बेटा है और वो तलाक से गुजर रही है। लेकिन जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी समय ल्यूक चुपके से म्यूजियम से एक पेंटिंग चुरा लेता है और अचानक वहां से भाग जाता है। तब यह पता चलता है कि वह असल में अपनी बहन से मिलने नहीं आया था। उसका असली मकसद उस पेंटिंग को चुराना था। यह स्थिति उसकी बहन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी, क्योंकि वो उस म्यूजियम की प्रमुख थी और इतनी कीमती पेंटिंग की चोरी उसके करियर को बर्बाद कर सकती थी। खतरे को समझते ही वो तुरंत ल्यूक के पीछे दौड़ पड़ती है ताकि उसे रोक सके। उसी समय पूरे म्यूजियम में अलार्म बजने लगते हैं और पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस तुरंत ल्यूक का पीछा करना शुरू कर देती है। भागते समय ल्यूक अपनी बहन से कहता है कि अगर वो उसके साथ चले तो वो पेंटिंग उसे वापस दे देगा। कोई और रास्ता न होने के कारण और उम्मीद में कि शायद वह स्थिति को ठीक कर सके, वो उसकी कार में बैठ जाती है। ल्यूक पुलिस से छिपने के लिए कार को एक ट्रक के अंदर ले जाता है। ट्रक के अंदर उन्हें कई अन्य पुरातत्वविद मिलते हैं। ये विशेषज्ञ उस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं और एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। ल्यूक ने जो पेंटिंग चुराई है वो असली नहीं बल्कि नकली है। ये सुनकर ल्यूक की बहन घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि अब स्थिति और भी खराब हो चुकी है। हालात को संभालने के लिए ल्यूक अपनी बहन को बेहोश कर देता है। अगले दिन जब उसकी बहन की आंख खुलती है तो वो खुद को म्यूजियम के सामने बैठी हुई पाती है और उसके हाथ में वही पेंटिंग होती है। वो जल्दी से उस पेंटिंग को वापस म्यूजियम में उसकी जगह पर रख देती है, लेकिन तब तक कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच चुके होते हैं जो ल्यूक को पकड़ना चाहते हैं। वे ल्यूक की बहन से पूछताछ करने लगते हैं ताकि उसकी लोकेशन का पता लगा सके। वो उन्हें बताती है कि अगर उसे पता होता कि ल्यूक कहाँ है तो शायद वो खुद ही उसके पास चली जाती। वो ये भी कहती है कि अब ल्यूक का पीछा करने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि चुराई गई पेंटिंग पहले ही वापस आ चुकी है। हालांकि पेंटिंग वापस आ चुकी थी लेकिन नुकसान हो चुका था। म्यूजियम के प्रबंधन ने इस घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया और आखिरकार उसकी नौकरी चली गई। ये घटना उसे पूरी तरह तोड़ देती है। जब उसके पति को इस बारे में पता चलता है तो वो इस स्थिति का फायदा उठाता है और जानबूझकर उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देता। इससे उसे एहसास होता है कि अब कस्टडी केस उसके पति के पक्ष में और भी मजबूत हो गया है। ये बात उसे बेहद दुखी और असहाय बना देती है। आखिरकार वह उस पते पर जाने का फैसला करती है जो ल्यूक ने उसे पहले दिया था। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे ल्यूक के साथ कई पुरातत्वविद और एक अमीर बिजनेसमैन दिखाई देता है। यही उसे ल्यूक के असली मिशन के बारे में सच्चाई पता चलती है। ल्यूक बताता है कि वह उस बिजनेसमैन की ओर से फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज कर रहा है। किंवदंतियों के अनुसार फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और जीवन को फिर से बहाल कर सकता है। वो बिजनेसमैन इस झरने को इसलिए ढूंढना चाहता है क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है और उसे उम्मीद है कि इस झरने का पानी उसे ठीक कर सकता है। ये सब सुनने के बाद ल्यूक की बहन उसे बताती है कि उनके पिता भी दुनिया के महानतम पुरातत्वविदों में से एक थे। उन्हें कई प्राचीन रहस्यों का ज्ञान था जिनमें फाउंटेन ऑफ यूथ भी शामिल था। उनके पिता ने भी कभी उसे खोजने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे थे। इसी कारण वो मानती है कि फाउंटेन ऑफ यूथ असल में मौजूद नहीं है और सिर्फ एक कहानी है जो लोग सुनाते हैं। लेकिन ल्यूक इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो अपनी रिसर्च के नतीजे उसे दिखाता है और बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ नाम का एक गुप्त समूह सदियों से फाउंटेन ऑफ यूथ को दुनिया से छिपा कर रखे हुए है। शायद यही वजह है कि उनके पिता उसे कभी नहीं खोज पाए। ल्यूक ये भी बताता है कि इस गुप्त समूह के कुछ सदस्य मानते थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ को दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए ताकि पूरी मानवता इसका फायदा उठा सके। इसी विश्वास के कारण उन्होंने चुपचाप उस झरने की लोकेशन के सुराग 6 मशहूर पेंटिंग्स के अंदर छिपा दिए थे। ल्यूक और उसकी टीम अब तक उन 6 पेंटिंग्स में से 6 सुराग ढूंढ चुके हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण पेंटिंग अभी भी गायब थी। तभी ल्यूक की बहन एक महत्वपूर्ण बात बताती है। वो कहती है कि जो पेंटिंग उसके म्यूजियम में थी वो असल में नकली थी। असली पेंटिंग कई साल पहले एक जहाज के साथ समुद्र में डूब गई थी। ल्यूक और उसकी टीम उससे मदद मांगते हैं लेकिन वो पहले मना कर देती है। वो कहती है कि पुलिस पहले से ही उन्हें ढूंढ रही है और वो अपने बेटे की वजह से किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। तब वह बिजनेसमैन उसे एक लालच भरा प्रस्ताव देता है। वो वादा करता है कि अगर वो उनकी इस मिशन में मदद करेगी तो वो अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करेगा कि उसे अपने बेटे की कस्टडी मिल जाए। काफी सोचने के बाद वह आखिरकार मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पूरी टीम एक जहाज पर सवार होकर उस जगह की ओर रवाना होती है जहाँ वो पुराना जहाज समुद्र की गहराई में डूबा हुआ था जिसमें असली पेंटिंग थी। उनकी पहली बड़ी चुनौती उस डूबे हुए जहाज को ऊपर लाना था। वे उस जहाज से विशाल क्रूज बैलून बांधते हैं और उन्हें हवा से भर देते हैं। धीरे धीरे वो विशाल जहाज समुद्र की गहराई से ऊपर उठने लगता है। जब जहाज पानी की सतह तक पहुंच जाता है तो ल्यूक और उसकी बहन उसके अंदर जाकर पेंटिंग की तलाश करते हैं। काफी देर तक अंधेरे और टूटे हुए जहाज में खोजने के बाद उन्हें आखिरकार वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें पेंटिंग रखी होती है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते एस्मे और उसकी पूरी टीम अचानक वहां पहुंच जाती है। एस्मे का समूह तुरंत उन पर हमला कर देता है। ल्यूक हमलावरों से लड़ना शुरू कर देता है जबकि एस्मे ल्यूक की बहन को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। ल्यूक शांत रहकर एस्मे से कहता है कि वो उसकी बहन को नहीं मारेगी क्योंकि उसे असल में सिर्फ पेंटिंग चाहिए। संघर्ष के दौरान ल्यूक की बहन मौका पाकर एस्मे को पकड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसी समय जहाज को ऊपर उठाए हुए बड़े बड़े क्रूज बैलून एक एक करके फटने लगते हैं और जहाज फिर से समुद्र में डूबने लगता है। सभी लोग मजबूर होकर पानी में कूद जाते हैं और जान बचाने के लिए तैरते हुए पास के एक दूसरे जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वे वहां से बच निकलते हैं। लेकिन इस घटना के बाद ल्यूक की बहन उससे बहुत नाराज हो जाती है। वो उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपनी बहन को बचाने से ज्यादा पेंटिंग को बचाने की चिंता की। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी खबर मिलती है। उसके पूर्व पति को दूसरे देश में नई नौकरी मिल गई है जिसका मतलब है कि अब उसका बेटा वापस उसके साथ रहने आएगा। इस बीच ल्यूक की टीम के पास अब वे सभी पेंटिंग्स आ चुकी थी जिनमें फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने के सुराग छिपे हुए थे। लेकिन जब वे उन सुरागों को ध्यान से पढ़ते हैं तो उन्हें कोई साफ मतलब समझ में नहीं आता। तभी ल्यूक की बहन को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। वो बताती है कि ये सभी पेंटिंग्स लगभग 1600 साल पुरानी है और जब इन सभी सुरागों को सही तरीके से जोड़ा जाता है तो वे एक खास राजा का नाम बनाते हैं। उसके अनुसार उसी राजा की बाइबल के जरिए फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने का रास्ता खोजा जा सकता है। अगली जर्नी के लिए निकलने से पहले ही वही गैंगस्टर जो फिल्म की शुरुआत में उनका पीछा कर रहे थे फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके साथ एक पुलिस अधिकारी भी होता है जो ल्यूक और उसकी टीम को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। ल्यूक बड़ी चतुराई से उस अधिकारी के सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है कि अधिकारी को केवल कीमती पेंटिंग्स की ही परवाह है, इसलिए अगर वो ल्यूक और उसकी टीम को सुरक्षित जाने दे तो वो सारी पेंटिंग्स उसे दे सकता है। उसी समय गैंगस्टर भी उन पेंटिंग्स को चाहते हैं। इस वजह से गैंगस्टरों और पुलिस अधिकारी के आदमियों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वे दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं तो ल्यूक और उसकी टीम इस अफरातफरी का फायदा उठाते हैं और वहां से सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं। कुछ समय बाद कहानी में दिखाया जाता है कि ल्यूक और उसकी टीम एक विमान में यात्रा कर रहे हैं। उड़ान के दौरान ल्यूक फिर से सो जाता है। अपने सपने में वो आखिरकार फाउंटेन ऑफ यूथ को खोज लेता है और उसका जादुई पानी पी लेता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है उसे एक परेशान कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है। उसकी बहन और उसका बेटा तेजी से बूढ़े होते जा रहे होते हैं जबकि वो खुद जवान ही बना रहता है। ये भयानक दृश्य देखकर ल्यूक पूरी तरह टूट जाता है। अपने सपने में ही वो तुरंत वो जादुई पानी फेंक देता है और उसे पीने से मना कर देता है। उसी क्षण उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो नींद से जाग जाता है। जब वो सामने देखता है तो उसकी बहन उसके सामने बैठी हुई होती है। वो मुस्कुराते हुए मजाक में कहती है कि वह अभी भी सपने देखते हुए और सोते समय बहुत ज्यादा बातें करता है। कुछ समय बाद ल्यूक और उसकी टीम एक बड़ी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां वे उस प्राचीन बाइबल की तलाश करने वाले होते हैं जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ से जुड़ा अंतिम सुराग छिपा हो सकता है। ल्यूक के कुछ साथी उस बाइबल का ध्यान से अध्ययन करने लगते हैं और उसके अंदर लिखी हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। उधर एस्मे भी चुपके चुपके ल्यूक का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। असल में
में एस्मे प्रोटेक्टर ऑफ पाथ नाम के रहस्यमय संगठन की सदस्य होती है। ये संगठन सदियों से फाउंटेन ऑफ यूथ को दुनिया से छिपाकर रखने का काम करता आ रहा है। इसी मिशन के कारण एस्मे ल्यूक को रोकना चाहती है ताकि वह इस झरने के रहस्य को दुनिया के सामने उजागर न कर सके। जल्द ही लाइब्रेरी के अंदर ल्यूक और एस्मे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एस्मे उस पर बंदूक भी तान देती है, लेकिन ल्यूक तुरंत वहां से बच निकलने का एक तरीका सोच लेता है। वो अपने पैरों में एक रस्सी बांधता है और अचानक इमारत की ऊपरी मंजिल से नीचे कूद जाता है, जहां वो उसी रस्सी की मदद से खुद को बचा लेता है। एस्मे से बच निकलने के बाद ल्यूक अपने साथियों से कहता है कि उन्हें तुरंत बाइबल चुराकर लाइब्रेरी से भागना होगा। उसके साथी लाइब्रेरियन की नाक में एक स्प्रे छिड़क देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम बाइबल को लेकर लाइब्रेरी से भाग जाती है। उस रात ल्यूक और उसकी टीम उस बाइबल का बहुत ध्यान से अध्ययन करते हैं। वे उसे कई बार पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसमें फाउंटेन ऑफ यूथ से जुड़ा कोई सुराग मिल जाएगा, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। तब ल्यूक की बहन पूरे मामले को शुरुआत से दोबारा जांचने का फैसला करती है। जब वो पेंटिंग से मिले सुरागों को फिर से ध्यान से देखती है तो उसे अचानक एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। वो बताती है कि पेंटिंग्स में जो चिन्ह मिले थे वे सामान्य सुराग नहीं थे, दरअसल वे म्यूजिकल नोटेशन थे। इस समय ल्यूक की बहन का बेटा, जो एक संगीतकार होता है, उन संगीत चिन्हों को समझने में मदद करता है। जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वे चिन्ह मिलकर एक संगीत रचना बनाते हैं। ये संगीत दुनिया के 7 आश्चर्यों को समर्पित था और उसमें 7वां आश्चर्य पिरामिड था। इस खोज से उन्हें आखिरकार समझ आ जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहीं न कहीं पिरामिड के अंदर छिपा हुआ है। समय बर्बाद किए बिना पूरी टीम उस बिजनेसमैन के प्राइवेट जेट में बैठकर पिरामिड की ओर रवाना हो जाती है। उड़ान के दौरान ल्यूक फिर से सो जाता है और एक और सपना देखने लगता है। अपने सपने में वो उस रहस्यमय सुनहरे मास्क को खोज लेता है। जैसे ही वो मास्क को अपने बैग में रखता है, वो देखता है कि उसकी बहन उसकी आंखों के सामने तेजी से बूढ़ी हो रही है। ये डरावना दृश्य देखकर वो इतना घबरा जाता है कि तुरंत असली दुनिया में जाग जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके सामने बैठी हुई है। वो उसे बताती है कि उसे उस बिजनेसमैन पर भरोसा नहीं है जिसके लिए वे काम कर रहे हैं। वो समझाती है कि उस बिजनेसमैन ने जानबूझकर उसके पूर्व पति को एक दूर देश में नौकरी दिलवाई थी, जबकि उसे पता था कि वही व्यक्ति उसके बेटे की देखभाल करता था। ल्यूक उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आदमी सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो आसानी से ऐसी चीजें कर सकता है। ल्यूक कहता है कि उन्हें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। उधर कहानी एस्मे की ओर मुड़ती है। वो प्रोटेक्टर ऑफ पाथ समूह के नेता से मिलती है और बहुत चिंतित दिखाई देती है। वो उसे बताती है कि ल्यूक और उसकी पूरी टीम पहले ही पिरामिड तक पहुंच चुकी है। नेता उसे बताता है कि अब उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि इससे पहले कोई भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया था। फिर वो कहता है कि एस्मे पहले से जानती है कि उसे अब क्या करना है। इसके बाद वो उसे एक अजीब और रहस्यमय चाबी देता है। उधर पिरामिड पर ल्यूक को उस प्राचीन संरचना के अंदर मौजूद गुप्त कक्षों के बारे में समझाने लगता है। वो बताता है कि पिरामिड को कई छिपे रास्तों और जालों के साथ बनाया गया था। ल्यूक की बहन भी सबको एक महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। वो कहती है कि चाहे उन्हें पिरामिड के अंदर कुछ भी मिले, उन्हें वहां से कुछ भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए। वो बताती है कि उनके पिता ने भी कभी इसी पिरामिड के अंदर वो सुनहरा मास्क खोजा था। वो खोज उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना सकती थी, लेकिन उन्होंने उस मास्क को वहीं छोड़ने का फैसला किया था। उनके पिता के अनुसार कभी कभी प्राचीन खजानों का अपने असली स्थान पर रहना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि उन्हें प्रसिद्धि या पैसे के लिए बाहर ले जाया जाए। सब लोग ल्यूक की बहन की इस सलाह से सहमत हो जाते हैं। जल्द ही सूरज उगता है और टीम आखिरकार पिरामिड तक पहुंच जाती है। वो बिजनेसमैन अपने साथ कई हथियारबंद सैनिक भी लाया होता है ताकि अगर कोई उनका पीछा करे तो वे उसे रोक सके। ल्यूक पिरामिड के अंदर प्रवेश करता है और जल्द ही वो उस गुप्त कक्ष को खोज लेता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उस कक्ष के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रम जैसा ढांचा दिखाई देता है जो रास्ते को पूरी तरह बंद कर रहा होता है। वो ड्रम इतना भारी होता है कि बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ल्यूक सुझाव देता है कि उन्हें बम से उसे उड़ा देना चाहिए, लेकिन उसकी बहन तुरंत उसे रोक देती है। वो बताती है कि प्राचीन मिस्री इतिहास के सबसे महान वास्तुकारों में से थे, इसलिए उन्होंने इस ड्रम को हिलाने के लिए जरूर कोई सरल यंत्र बनाया होगा। उसी समय उसका बेटा आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगता है। उसे उस कक्ष में कई छोटे ड्रम दिखाई देते हैं और कुछ ऊंची संरचनाएं भी दिखाई देती है जो स्पीकर जैसी लगती है। संगीत वाले सुराग को याद करते हुए वो उन ड्रमों को बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, एक अविश्वसनीय घटना होती है। वो पूरी संरचना ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देने लगती है। छिपे हुए यंत्र सक्रिय हो जाते हैं और दीवारों से धीरे धीरे कई गुप्त सीढ़ियां बाहर आने लगती है। उसी समय वो विशाल ड्रम भी ऊपर उठने लगता है। यह देखकर ल्यूक की बहन भी फिर से ड्रम बजाती है। जादुई तंत्र एक बार फिर सक्रिय हो जाता है और वो विशाल ड्रम और ऊपर उठ जाता है। इसके बाद वह आसानी से उसे एक तरफ धकेल देती है। उसके नीचे उन्हें एक कक्ष मिलता है जो एक लिफ्ट की तरह काम करता है। बिजनेसमैन, ल्यूक और बाकी लोग उसके अंदर कदम रखते हैं और धीरे धीरे पिरामिड के और गहराई में उतरने लगते हैं। उधर पिरामिड के बाहर स्थिति बहुत अराजक हो जाती है। पुलिस अधिकारी एस्मे और उसकी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और बिजनेसमैन के हथियारबंद सैनिकों से लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार एस्मे की टीम और पुलिस मिलकर बिजनेसमैन के सभी सैनिकों को मार देते हैं। इसके बाद वे सभी मिलकर पिरामिड के अंदर प्रवेश करने और बाकी लोगों को खोजने का फैसला करते हैं। पिरामिड की गहराई में ल्यूक और उसकी टीम आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें एक और छिपा हुआ रास्ता मिलता है जो और नीचे की ओर जाता है। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें साफ दिखाई देता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ सामने मौजूद है। उसके पास एक ईंटों से बना यंत्र रखा होता है। जब वे उसे दबाते हैं तो अचानक नई सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। पूरा समूह उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अंततः उस पौराणिक झरने तक पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। ल्यूक की बहन उस बिजनेसमैन से कहती है कि जिस फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी की वो तलाश कर रहा था वो उसके सामने है, लेकिन झरने में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ल्यूक की बहन उसे चेतावनी देती है कि ये पानी या तो बहुत बड़ा वरदान हो सकता है या फिर एक भयानक श्राप। वो कहती है कि इसे पीने के बाद ही उसे पता चलेगा कि यह वास्तव में क्या है। ये सुनकर बिजनेसमैन घबरा जाता है। खुद पानी पीने के बजाय वो ल्यूक से पहले पानी पीने के लिए कहता है। ल्यूक मना कर देता है और कहता है कि उसका काम केवल उसे फाउंटेन ऑफ यूथ तक लाना था। इसके बाद क्या होगा ये पूरी तरह उस बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है। तभी बिजनेसमैन अपनी
असली मंशा जाहिर करता है। वह कहता है कि ल्यूक का काम कहां तक जाएगा यह फैसला वो खुद करेगा। उसी समय ल्यूक की बहन को एक चौंकाने वाली बात समझ आती है। वो बिजनेसमैन कभी बीमार था ही नहीं। वो खुद मानता है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। वो सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता था। उसने सुना था कि इसका पानी पीने से इंसान को हमेशा के लिए जवानी और अमरता मिल जाती है। लेकिन ल्यूक की बहन की चेतावनी सुनने के बाद वो सावधान हो गया था। इसलिए उसने तय किया कि पहले ल्यूक को पानी पीने के लिए मजबूर करेगा। वो ल्यूक को धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो वो उसकी बहन और उसके बेटे को मार देगा। इस धमकी के कारण ल्यूक धीरे धीरे झरने के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसके घायल शरीर से खून की एक बूंद पानी में गिर जाती है। उसे पहले बिजनेसमैन ने गोली मार दी थी। जैसे ही उसका खून पानी को छूता है कुछ रहस्यमय होने लगता है। पानी अचानक तेजी से बहने लगता है। वो ल्यूक के शरीर के चारों ओर घूमने लगता है और उसे हवा में उठा लेता है। फिर वह पानी इकट्ठा होकर सीधे ल्यूक के हाथों में बहने लगता है। पानी पीने से पहले उसे एक दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य में वो देखता है कि अगर वो ये पानी पी लेगा तो उसकी बहन और उसका बेटा धीरे धीरे बूढ़े होकर मर जाएंगे, जबकि वो खुद हमेशा जवान रहेगा। ये डरावना भविष्य देखकर ल्यूक बहुत दुखी हो जाता है। जब वो असली दुनिया में अपनी बहन की ओर देखता है तो फैसला करता है कि वो ये पानी कभी नहीं पिएगा। जैसे ही वो मना करता है पानी उसके शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ता है। असल में वो पानी ल्यूक के चरित्र की परीक्षा ले रहा था और वो इस परीक्षा में सफल हो जाता है। इस वजह से पानी उसे एक खास शक्ति देता है। उसके शरीर की सारी चोटें अचानक अपने आप ठीक होने लगती है। इसके बाद पानी धीरे धीरे उसे वापस नीचे उतार देता है। ये देखकर बिजनेसमैन बहुत उत्साहित हो जाता है। वो ल्यूक से पूछता है कि उसने पानी क्यों नहीं पिया। ल्यूक जवाब देता है कि वो पानी उसका नहीं बल्कि उसी बिजनेसमैन का है। तब बिजनेसमैन खुद को घायल कर लेता है और उसके खून की एक बूंद झरने में गिरती है। पानी उसे भी उसी तरह हवा में उठा लेता है जैसे ल्यूक को उठाया था। लेकिन जब पानी उसकी परीक्षा करता है तो उसे उसके दिल की सच्चाई पता चल जाती है। वह बिजनेसमैन किसी और से ज्यादा सिर्फ खुद से प्यार करता है। उस जादुई पानी का एक अजीब नियम है। वो इंसान को कुछ बहुत शक्तिशाली देता है लेकिन बदले में उससे कुछ कीमती छीन भी लेता है। जो भी इसे पीता है उसकी कीमत ये होती है कि उसके प्रिय लोग तेजी से बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो बिजनेसमैन केवल खुद से ही प्यार करता है इसलिए पानी उसी को तेजी से बूढ़ा करने लगता है। उसका शरीर जल्दी जल्दी बूढ़ा और कमजोर होने लगता है। उसी समय एस्मे और वो पुलिस अधिकारी भी उस कक्ष तक पहुंच जाते हैं। जब एस्मे देखती है कि बिजनेसमैन पानी पीने वाला है तो वो जल्दी से झरने की ओर दौड़ती है और उस रहस्यमय चाबी को उसमें लगा देती है। वो चाबी एक छिपे हुए यंत्र को सक्रिय कर देती है जो हमेशा के लिए झरने को बंद करने लगता है। अचानक पूरे पिरामिड में विशाल घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। पूरी संरचना खुद को बंद करने लगती है। अलार्म की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगते हैं। आखिरकार वे सभी लोग पिरामिड से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। ठीक उससे पहले जब वो पूरी तरह बंद हो जाता है अंत में फाउंटेन ऑफ यूथ के सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ल्यूक अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगता है क्योंकि उसने इस खतरनाक यात्रा में उनकी जान जोखिम में डाल दी थी। इसके बाद एस्मे ल्यूक से कहती है कि उसे ऐसे खतरनाक एडवेंचर पर जाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो बार बार उसका पीछा नहीं करना चाहती।